हर हर महादेव विद्यार्थियों, KSG कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे और मैं आपको बता देता हूँ आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो टोलमैन का अधिगम का सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुभवजन्य अधिगम। अनुभवजन्य अधिगम, जिसको आप अनुभवजन्य के अलावा सामान्य भाषा में आनुभविक कहते हैं। आनुभविक अधिगम, देखिए ये आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है। जब आप L2 का सिलेबस डाउनलोड करोगे तो L2 के सिलेबस के अंदर ये चीज़ दे रखी है। और मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी हैं राजस्थान या राजस्थान के बाहर, उनमें कहीं भी अनुभविक अधिगम के बारे में आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी। तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही अच्छी ये क्लास होने जा रही है। और तीसरी जो चीज़ पढ़ेंगे इसमें आज, वो पढ़ेंगे कौशल अधिगम। चूँकि आजकल कौशल का बहुत ज़्यादा, स्किल्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए कौशल अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। कौशल अधिगम ज़्यादातर फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो टोलमैन था, टोलमैन का जो संकेत अधिगम है, इसको अन्य नामों से किन किन से जानते हैं ये देखते हैं। संकेत अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अर्थ अधिगम का सिद्धांत, प्रत्याशा अधिगम का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत और अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त जो अधिगम है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग है, ये आपके एग्जाम में अब की बार प्रश्न पहुंच सकता है रीट 2021 के अंदर। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं लेटेंट लर्निंग क्या होती है, अव्यक्त अधिगम क्या होता है। इस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है, लेकिन व्यवहार दर्शाया नहीं जाता है जब तक कि दर्शाने के लिए कोई प्रबलन नहीं दिया जाए। अव्यक्त अधिगम किसे कहते हैं? निम्न में से वह अधिगम जिसमें एक अधिगम नया व्यवहार सीख तो लेता है लेकिन व्यवहार को दर्शाता नहीं है, कौन सा अधिगम कहलाएगा? तो उसको कहते हैं लेटेंट लर्निंग। हो सकता है यहाँ पे अंग्रेजी का शब्द कुछ और भी दे, हिंदी का शब्द कुछ और भी दे दे, लेकिन अंग्रेजी का शब्द लेटेंट लर्निंग कहेगा उसको। कभी कभी क्या होता है, और ऑप्शन के अंदर आपको दे देगा छुपा हुआ अधिगम, लेकिन अंग्रेजी के अंदर आप देख लेना हिडन लर्निंग हो उसको गलत कर देना, लेकिन लेटेंट लर्निंग हो उसको सही कर देना। तो इसलिए अंग्रेजी का शब्द है उसको जरूर देखे जाया करो। और मैं कोई भी शब्द छोड़ता नहीं हूँ कि उसके अंग्रेजी ना बताऊँ, क्योंकि टर्मिनोलॉजी साइकोलॉजी की है, वो सही अंग्रेजी की मानी जाएगी। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि नया व्यवहार सीख ले लेकिन दर्शाए नहीं, तो वह जब तक कि प्रबलन नहीं दिया जाए तो वो अव्यक्त अधिगम कहलाता है। यह एक प्रकार का संज्ञानात्मक अधिगम होता है। अब ये प्रश्न भी आ सकता है, अव्यक्त अधिगम होता है संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, तो इसमें व्यवहारात्मक नहीं होगा, किस तरह का होगा? संज्ञानात्मक होगा। संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांतों के अंदर माना जाता है इस अव्यक्त अधिगम को टोलमैन के। टोलमैन दोनों तरफ चलता है, व्यवहारवादी भी था और संज्ञानवादी भी था। अधिगम को समझने के लिए टोलमैन ने चूहों पर प्रयोग किया, और ये मैं बताता हूँ चूहों पर क्या प्रयोग किया। उन्होंने चूहों पर भूल भुलैया, दो समूहों का भूल भुलैया माजे टेस्ट किया था। मेज टेस्ट या माजे टेस्ट किया था, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना। भूल भुलैया टेस्ट किसने किया था? टोलमैन ने किया था। अब देखिए इस तरह से एक भूल भुलैया उसने जनरेट की थी, जिसको आप कहते हैं साधारण भाषा के अंदर कि रास्ता खोजो। छोटी कक्षाओं के अंदर आपने ये चीज़ देखी होगी। इसमें क्या होता था, यहाँ से चूहों के दो दल उसने बना दिए थे और यहाँ से चूहों को छोड़ा जाता था, और चूहे इस तरह से जाते हुए इस तरह से घूम घाम के और लास्ट में जाके और यहाँ पे रास्ते पर पहुँच जाते थे। यहाँ पे लास्ट में पहुँच जाते थे। लास्ट में जब जाते थे तो यहाँ पर एक ग्रुप को तो उसने क्या दिया? भोजन दिया, और दूसरे ग्रुप को भोजन नहीं दिया। अब देखिए ये सिद्धांत अपन पढ़ते हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपकी ये चीज़ क्या है। इसको आप दोबारा से देख सकते हैं रिज्यूम करके। एक समूह को भूल भुलैया के अंत में भोजन दिया जाता, दो समूहों में से एक समूह को भोजन दिया जाता था अंत में, जो प्रबलन का कार्य करता था। दूसरे समूह को भूल भुलैया के अंत में कोई भी पुरस्कार या प्रबलन नहीं दिया गया। देखा गया कि पहले समूह ने आरंभ से अंत तक का रास्ता जल्दी ही खोज लिया है और वे तीव्रता से प्रारंभ होकर अंत तक गमन करते थे।
अब देखो, जैसे ये चीज़ की गई, 2-4 बार रिपीटेशन किया गया, उसके बाद में देखा गया कि पहला ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप से जल्दी रास्ते के लास्ट में पहुंच जाता है, दूसरा ग्रुप है वो बाद में पहुंचता है। क्यों? पहले वाले ग्रुप को तो प्रबलन दिया गया था, भोजन प्रदान किया गया था, लेकिन पहले दूसरे वाले ग्रुप को भोजन प्रदान नहीं किया गया था। दूसरे समूह ने अधिगम का कोई भी संकेत प्रदर्शित नहीं किया। कुछ समय पश्चात दूसरे समूह को भी पुरस्कृत किया गया, अर्थात उनको भी भोजन दिया गया लास्ट के अंदर जाकर। तब देखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट लगा लेना, प्रथम समूह द्वितीय समूह के दौड़ने वाले चूहों के समान समय में अंतिम अंत तक पहुंच रहे थे, अर्थात दूसरा समूह भी उतनी ही तेजी से अंत तक पहुंच रहा था जितना कि पहला समूह। इसको मोस्ट लगा लेना। प्रबलन दिया गया, दूसरे समूह को भी प्रबलन दिया गया, पहले समूह को तो पहले ही दिया जाता था, दूसरे समूह को भी प्रबलन दिया गया अंत में, जैसे वो लास्ट में पहुंचे भोजन दिया गया, लास्ट में पहुंचे भोजन दिया गया। तो देखा गया कि दोनों के दोनों समूह थे, उनकी स्पीड एकदम बराबर हो गई। मतलब इस दूसरे वाले समूह को शुरू के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जाकर प्रबलन दिया गया, तो ये 1-2 प्रयासों के अंदर इसके बराबर टाइम लेने लग गया। मेन कंक्लूजन यही है। टोलमैन ने बताया कि दूसरे समूह जिनको प्रबलन नहीं दिया गया था, उन्होंने भी भूल भुलैया का मानचित्र समझ लिया था और उसका संज्ञानात्मक मानचित्र भी उन्होंने विकसित कर लिया था, लेकिन उन्होंने अव्यक्त अधिगम को केवल तब ही प्रदर्शित किया जब उन्हें पुनर्बलन दिया गया। उन्होंने कहा कि जब उनको प्रबलन नहीं दिया गया था तब भी वो सीख तो रहे थे, और उन्होंने जो उसका मानचित्र है अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया गया था कि भाई किस तरह से जाके और अंत में निकलना है बाहर, लेकिन उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया। क्यों नहीं प्रदर्शित किया? क्योंकि उनको ऐसा लगा ही नहीं कि क्यों प्रदर्शित करें अपन। तो प्रबलन की भूमिका उन्होंने दिखा दी कि प्रबलन देने के बाद में उन्होंने अव्यक्त अधिगम को भी प्रदर्शित कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इसके पश्चात टोलमैन ने बताया कि अधिगम में पुनर्बलन आवश्यक है, लेकिन उतना नहीं जितना हम समझते हैं। यहां से प्रश्न आएगा, अब देख लीजिए यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न क्या आएगा, पुनर्बलन केवल अधिगम को अभिव्यक्त करने में अधिक सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे लेटेंट लर्निंग आ गई है, और लेटेंट लर्निंग का जो मेन थ्योरी है वो ये है कि पुनर्बलन, लेटेंट लर्निंग ये कहती है कि पुनर्बलन केवल अधिगम को अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान करता है, अधिगम में सहायता नहीं करता है, अधिगम को व्यक्त करने में। क्यों? क्योंकि वो सीख तो पहले ही चुके थे, अर्थात लर्निंग तो हो चुकी थी, लेकिन लर्निंग दिखा नहीं रहे थे वो। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं कि कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट उसको आता है सब कुछ, लेकिन फिर भी कॉपी के अंदर ढंग से नहीं लिख के आ रहा टेस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी प्रशंसा नहीं की जा रही। अगर उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो उसकी प्रशंसा नहीं की जा रही, तो प्रशंसा नहीं की जा रही तो वो फिर लिख के भी नहीं आएगा। तो ये चीज़, मेन चीज़ उसने बताई इसमें। टोलमैन के अनुसार जब प्रबलन दिया जाता है तो इसकी अभिव्यक्ति निष्पादन के रूप में होती है, परफॉर्मेंस के रूप में होती है। प्रबलन परफॉर्मेंस करवाता है, अर्थात सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सीखी गई क्रिया को अभिव्यक्त या निष्पादित करना होता है, उसके लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। टोलमैन ने यह कहा है कि सीखने के लिए पुनर्बलन की जरूरत नहीं होती, निष्पादन के लिए पुनर्बलन की जरूरत होती है। और मैंने आपको पहले बता दिया है, कभी भी निष्पादन होता है वो अधिगम नहीं होता है, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन निष्पादन अधिगम की सूचना देता है कि हाँ लर्निंग हो गई। तो ये टोलमैन का एक सिद्धांत था, और टोलमैन के सिद्धांत में लास्ट में जो 4-5 टॉपिक हैं इनको आप ढंग से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न उठेगा। जो प्रबलन और अधिगम और अव्यक्त अधिगम सारी यहीं पे निकलेगी। अब देखिए आज का जो मेन टॉपिक है वो अब आता है अनुभवजन्य अधिगम, थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आपके जो रीट का L2 का सिलेबस है, L1 के सिलेबस के अंदर शायद नहीं दे रखा है इसको। क्यों नहीं दे रखा है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप अगर राजस्थान गवर्नमेंट की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ से अगर देखेंगे तो वहाँ पर L2 के सिलेबस के अंदर इसको दे रखा है, L1 के सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा। मतलब फर्स्ट लेवल में नहीं दे रखा, सेकंड लेवल में दे रखा है, और अंग्रेजी में भी लिख रखा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो आपकी एग्जाम के अंदर मुझे लगता है अब की बार ये एक प्रश्न जरूर उठेगा 2021 के अंदर। देखिए अब पढ़िए इसको, क्या है
अनुभवजन्य अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो कोल रोजर्स थे। पहला प्रश्न यहीं पे आ जाता है। अनुभवजन्य अधिगम को या अनुभवात्मक अधिगम को एक्सेल EXL के रूप में शॉर्ट के अंदर EXL कहते हैं। EX तो एक्सपीरियंशियल से लिया गया है और L है वो लर्निंग से लिया गया है, इसलिए इसको EXL के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता है, EXL लर्निंग होती है, सीधा सीधा प्रश्न दे देता है कई बार। इसे विशेष रूप से करके और करने के माध्यम से सीखना कहा जाता है, अर्थात लर्निंग बाय एक्टिंग या लर्निंग बाय परफॉर्मिंग, अर्थात प्रयोगों के माध्यम से सीखना, सीधी भाषा में कहूँ तो। इस प्रकार के अधिगम में विद्यार्थी केंद्रीय भूमिका में होता है। किस निम्न में से किस प्रकार की लर्निंग में या किस प्रकार के अधिगम के सिद्धांत में विद्यार्थी केंद्रीय भूमिका में होता है अनुभवजन्य अधिगम? ये प्रश्न आ चुका है भाई आपके, रिपीट हो सकता है। यह अधिगमकर्ता द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है। आनुभविक अधिगम होता है वो इसी के द्वारा अधिगमकर्ता के नियंत्रण में रहता है। इसमें अधिगम करवाने वाले शिक्षक के अंदर नहीं रहता है, नियंत्रण में। अब देखिए यहाँ पे कोल रोजर्स ने 5 प्रमुख अभिधारणाएं प्रस्तुत की हैं इसके बारे में। कौन कौन सी अभिधारणाएं देखो, ध्यान से देखना। ये बहुत कोल रोजर्स ने अपने शब्दों में लिखी है इसको, हालांकि मैंने इसको सरल शब्दों में भी लिखा, लेकिन कोल रोजर्स ने जो अपने शब्दों में लिखी है परीक्षा केंद्र वैसे के वैसे ही छाप के देगा। रीट वाला है वो ज़्यादातर सरल भाषा में क्वेश्चन नहीं देता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा आपका लेवल टफ रखा है। तो पहला उन्होंने अभिधारणा क्या की है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीधे नहीं सिखा सकता, एक व्यक्ति केवल दूसरे व्यक्ति को सीखने की सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुभवजन्य अधिगम की अभिधारणा में पहली अभिधारणा रोजर्स ने ये कही थी। प्रत्येक व्यक्ति धारणा और अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए सीखने वाले की पृष्ठभूमि और अनुभव ज्ञात होना आवश्यक है। टीचर ये सोचे कि मैं सिखा दूंगा तो वो गलत है, और स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है। इसके अलावा आपके राधाकृष्णन ने भी, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी ये कहा है कि आप किसी को सिखा नहीं सकते हैं। कोल रोजर्स ने सेम चीज़ कही है, आप किसी को सिखा नहीं सकते हैं। सीखने वाले की पृष्ठभूमि का पता होना चाहिए कि वो क्या किस बैकग्राउंड से आ रहा है। दूसरी उन्होंने अवधारणा दी है कि एक व्यक्ति केवल उन्हीं चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से सीखता है जिन्हें वह स्वयं के ढांचे, रखरखाव या वृद्धि में शामिल मांगता है, इसलिए सीखने वाले छात्र की प्रासंगिकता आवश्यक है। कौन सी अधिगम के सिद्धांत के अंदर सीखने वाले छात्र की प्रासंगिकता पर बल दिया गया है? तो अनुभवजन्य आ जाएगा। अब देखिए बहुत ही अच्छी चीज कही है यहाँ पे कि एक व्यक्ति केवल उन्हीं चीजों को महत्वपूर्ण रूप से समझता है जिन्हें वह स्वयं के ढांचे और रखरखाव। इसको सीधी भाषा में कहूँ कि भाई बच्चा होता है वो इसलिए पढ़ता है कि उसको जरूरत होती है, तो अधिगम केवल उन्हीं चीजों का होगा जो वो स्वयं के लिए, उसकी जरूरत के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई दर्जी का बेटा है तो अगर सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो उसमें इंटरेस्टेड क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरे काम की चीज़ है। किसान का बेटा है, जैसे साइंस या पर्यावरण पढ़ाया जाता है तो वो इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि उसकी काम की चीज़ है। तो इस तरह से उसके स्वयं के ढांचे को, या ढांचे का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके रखरखाव का मतलब मेंटेनेंस होता है, हालांकि अंग्रेजी में देगा तो मेंटेनेंस शब्द देगा, और वृद्धि में शामिल होता है मतलब उसकी ग्रोथ करे, उस चीज को ही सीखने में क्या करता है छात्र, इंटरेस्टेड रहता है। तो कोल रोजर्स ये कहता है कि सिखाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा सीखना पसंद करता है जो उसके लिए उसकी ज़रूरत को पूरा करती है। तीसरा, अनुभव को आत्मसात किया जाता है तो स्वयं के संगठन में बदलाव होगा, इसका प्रतिवाद के खंडन या विरूपण के माध्यम से विरोध किया जाएगा। इसी तरह से आपके एग्जाम में आएगा कि अब देखो इसको सभी चीज़ों को मैं सामान्य भाषा में भी समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप। यदि पाठ्यक्रम की सामग्री या प्रस्तुति पूर्व सूचना के साथ असंगत है तो छात्र सीखेगा क्या? मेरी अवधारणा सही नहीं है, इसलिए धीरे धीरे खुले विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे छात्र को नई जानकारी प्रासंगिक अनुभव से संबंधित लगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी बच्चा किसी नई चीज को अपने अंदर ढालता है, आत्मसात करने का मतलब अपने दिमाग के अंदर बिठाना, तो जब भी वो अपने दिमाग के अंदर कोई नई चीज बिठाता है तो उसके दिमाग के अंदर पहले से जो सूचना है वो विखंडित हो जाती है, वो चीज गलत हो जाती है।
तो इसका प्रतिरोध उठता है बच्चे के दिमाग के अंदर, तो वो सीखने में क्या है, उस चीज को विरोध करेगा। अब विरोध करेगा तो ये जायज है, कोलरोजस ये कह रहा है कि ये चीज जायज है कि वो विरोध करेगा, इसलिए बच्चे को धीरे 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 उस चीज को देना चाहिए और इस तरह से परोसनी चाहिए कि उसको पुराने विचार एक साथ विखंडित ना हो जाएं। जैसे कोई बालक है, उसको ये पूछा जाए कि हवा क्यों चलती है, तो वो कहेगा कि पेड़ चलाते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण या फिर प्रेशर डिफरेंस के कारण हवा चलती है, तो वो मानेगा नहीं। वो कहेगा कि नहीं सर, हवा तो पेड़ चलाते हैं। तो आपको फिर क्या है, उनको धीरे धीरे इन चीज़ों को समझाना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको ये तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। चौथी चीज क्या कही कोलरोजस ने, अनुभविक जो अधिगम है उसके अंदर, एक्सपीरियंस लर्निंग है उसके अंदर, स्वयं की संरचना और संगठन पर खतरे आने पर छात्र अधिक कठोर हो जाते हैं और खतरे से पूरी तरह से मुक्त होने पर अपनी सीमाओं को शिथिल करते हैं। यदि छात्रों को मानना है कि अवधारणाओं को उनको मजबूर करके किया जा रहा है, तो वे असहज और भयभीत हो जाते हैं। इसलिए एक खुला मैत्रीपूर्ण व्यवहार, उनमें विश्वास विकसित किया जाता है, जो कि कक्षा में आवश्यक भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो नई चीज सीखते हैं तो अपनी संरचना, अपने स्कीमा की संरचना में, वास्तव में यहाँ पे एक शब्द और देना चाहिए था, स्कीमा, तो अपने स्कीमा के संगठन में जब उनको खतरा महसूस होता है तो वो रिजिड हो जाते हैं। कठोर का मतलब रिजिड, मतलब वो बिल्कुल सीखते ही नहीं है उस चीज को, बॉयकॉट कर जाते हैं एक तरह से। तो बायकॉट करेंगे तो इस चीज का मतलब क्या होगा, छात्र ये समझने लग जाएंगे कि मेरे को मजबूर किया जाता है इन चीजों को सीखने के लिए। लेकिन इन्होंने एक चीज और कह दी है, वो चीज क्या है कि खतरा जब चला जाता है तो वो अपनी सीमाओं को शिथिल करते हैं, फिर रिजिडनेस चली भी जाती है। तो यदि टीचर है वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा तो वो चीजें जो उसके संगठन में बदलाव ला रही हैं, उसकी लर्निंग के अंदर बदलाव ला रहे हैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो रोज की रोज लेट आ रहा है। अब लेट आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको धीरे धीरे चलना है, लंबा रास्ता है स्कूल का। तो वो अपनी लर्निंग के अंदर उस चीज को शामिल करेगा और इसके लिए क्या होगा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिससे उसमें विश्वास विकसित किया जाए। नेक्स्ट चीज है पांचवी, शैक्षिक स्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से सीखने को बढ़ावा देती है वह है जिसमें सीखने वाले के स्वयं के लिए खतरा कम से कम हो जाता है और अधिगम की अवधारणा को सुगम बना दिया जाता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने वाले के लिए स्वयं के लिए खतरे कम से कम हो, खतरे बाहरी और आंतरिक दोनों हैं, बाहरी खतरे भी नहीं हो और आंतरिक दिमाग के अंदर भी खतरे ना हो, जैसे कि मैंने चौथे और तीसरे पॉइंट में बताया। और अधिगम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सरल बना दिया जाए, इस तरह से परोसी जाए कि बिल्कुल इजी हो। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे, तो उनको सारे के सारे जो इक्विपमेंट हैं वो दे दिए जाए, तो वो उनको लर्निंग में बहुत आसानी होगी। प्रशिक्षक छात्रों को सीखने के लिए खुला होना चाहिए एवं छात्रों को विषय से जोड़ने के लिए भी काम करना चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेट करना चाहिए बच्चों को। छात्रों के साथ लगातार बातचीत इस लक्ष्य को प्राप्ति करने में मदद मिलेगी। छात्रों से हमेशा कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए टीचर को। एक प्रशिक्षक को विषय विशेषज्ञ ही नहीं, एक प्रशिक्षक को विषय विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि संरक्षण की तरह मार्गदर्शन करना चाहिए, संरक्षक की तरह। अब देखिए, जो टीचर होते हैं वो केवल अपनी सब्जेक्ट के अंदर विद्वान ही नहीं होने चाहिए बल्कि गाइडेंस और उसकी प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए। तो ये था कोलरोजस का अनुभवजन्य सिद्धांत। अब दूसरा आता है अनुभवजन्य सिद्धांत के अंदर ही कोलब का अनुभवात्मक अधिगम मॉडल। कोलब ने एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल दिया था और अब की बार ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है 2021 में। फिर मेरे को ये मत कहना कि सर पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया। मैं एज पर सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ और कोई भी चीज़ वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ जो ऑनलाइन आपको मिल चुकी हैं, नई चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको नहीं मिली हैं। तो कोलब ने क्या दिया था ये देख लीजिएगा। डेविड कोलब के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम में सीखने की प्रक्रिया अधिगम पर केंद्रित रहती है। बिल्कुल सही है, ये चीज़ अपन ने ऊपर देखी थी कि अधिगम कर्ता पर ही हर चीज़ केंद्रित रहती है। प्रयोगात्मक शिक्षा एक शिक्षक के बिना मौजूद हो सकती है और केवल व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव अर्थ निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है।
प्रयोगात्मक शिक्षा क्या होती है कि प्रत्यक्ष अनुभव और अर्थ निर्माण प्रक्रिया, वही प्रयोगात्मक शिक्षा होती है। कोलब के अनुसार ज्ञान को व्यक्तिगत और पर्यावरणीय अनुभव दोनों के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जाता है, अर्थात उसके एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको, और खुद पर्सनली किसी भी चीज़ को सीख का प्रयास करके और निरंतर सीखता रहता है स्टूडेंट। कोलब का कहना है कि एक अनुभव से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखने वाले की 4 क्षमताएं होनी चाहिए। इसको मोस्ट लगा लेना। कोलब के अनुसार, कोलब के मॉडल के अंदर सीखने वाले की कौन सी क्षमता होनी चाहिए, और वहाँ पे आप बिल्कुल ही वो कर दोगे, गलत कर आओगे। ऐसा एक चीज़ ऐसी देगा वो जो बिल्कुल सीधी से होगी और आप उसी को टिक मार के आओगे। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे पहली जो विशेषता है वो है सीखने वाले को अनुभव में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए तैयार होना चाहिए। थॉन्डर के सिद्धांत में भी अपन ने पढ़ लिया था कि भाई तत्परता होनी चाहिए, वह तैयार होना चाहिए। दूसरा जो कोलब ने कहा है वो कहा है कि शिक्षार्थी अनुभव को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होना चाहिए। प्रतिबिंब करने का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, यहां पे शब्द देगा रिफ्लेक्ट। तो इसका मतलब जब भी वो कोई चीज सीखे, अनुभव को का मतलब क्या हुआ, अनुभव को बोलते हैं एक्सपीरियंस। जैसे मैं आपको कहूं कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया लैब के अंदर, तो वो आप रिफ्लेक्ट भी करो, उसको दिखाओ भी, वास्तविक जीवन में भी और परफॉर्मेंस करके भी। तो दूसरी चीज है कि शिक्षार्थी का मतलब हो गया अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता अनुभव को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होना चाहिए। अक्षम नहीं कर सकता, सक्षम ही कर सकता है। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज सिखा दो जो वो परफॉर्म नहीं कर पाए। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो पैर से विकलांग है, और उसको कहो कि भाई आप 15 सेकंड के अंदर 100 मीटर दौड़ के दिखाओ, तो वो नहीं परफॉर्मेंस कर सकता। तीसरी, अनुभव को समझने के लिए सीखने वाले के पास विश्लेषणात्मक कौशल होना चाहिए और वह उसका प्रयोग भी करना चाहिए। सीखने वाला तभी सीख सकता है जब उसके पास विश्लेषणात्मक कौशल का मतलब होता है एनालिटिक स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब होता है कि प्रत्येक चीज के प्रत्येक बिंदु को विस्तृत रूप से या तोड़ कर देखकर और समझ सके, वह क्षमता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आया है, अनुभव से प्राप्त नए विचारों का उपयोग करने के लिए सीखने वाले के पास निर्णय लेने और समस्या सुलझाने का कौशल भी होना चाहिए। नया विचार जब भी आएगा तो नए विचार के बाद में सीखने वाला खुद डिसीजन ले और समस्या सुलझाने, तो उसकी स्किल भी होनी चाहिए। अगर समस्या सुलझा नहीं पाएगा तो वह अनुभव को, एक्सपीरियंस को तब्दील नहीं कर पाएगा और लर्निंग नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा। तो ये 4 टॉपिक है, इनको मोस्ट लगा देना। कोलब ने, कभी नाम आएगा आपके एग्जाम के अंदर, रीट के अंदर कोलब, और यहाँ पे यही प्रश्न छपेगा, याद रखना, मेरे को याद करोगे आप। डेविड कोलब का जो मॉडल था, उन्होंने इस तरह से मॉडल दिया था। देखिए डेविड कोलब ने ये एक मॉडल है कोलब का, आप देख लीजिए इसको। इसमें 4 चीजें हैं। पहली है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है प्रयोगात्मक सक्रियता। दूसरा है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का मतलब होता है ठोस अनुभव। तीसरा है रिफ्लेक्शन, मैं आपको बता चुका हूँ, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, अर्थात वो विश्लेषणात्मक तार्किक क्षमता में भी सक्षम होना चाहिए। अब देखिए इस मॉडल के जो 4 प्रमुख चरण हैं वो ये हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं। सक्रिय अनुभविक प्रयोग, ठोस अनुभव, प्रतिबिंब निर्माण और अमूर्त अवधारणा, ये 4 इसके मॉडल हैं। मॉडल के 4 चरण हैं, इसको मोस्ट लगा लेना। जो भी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दिया हूँ, इसको बहुत ही कंप्रेस करके आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि इससे कंप्रेस करके ना ही तो कोई पढ़ाएगा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं कोलब के मॉडल के अंदर, याद रखना। सक्रिय अनुभविक प्रयोग, ठोस अनुभव, प्रतिबिंब का निर्माण और अमूर्त अवधारणा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण है, एक बालक चिड़ियाघर में जाकर पशु पक्षियों व पर्यावरण को तीव्रता से सीखता बजाय किताबों के सीखने के। आनुभविक उदाहरण है ये। एक्सपीरियंस जो लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है, उसका उदाहरण है ये कि
कोई बालक है वो जू के अंदर या चिड़ियाघर में जाकर पशु पक्षियों को देखता है और किताब में देखता है तो लर्निंग जल्दी चिड़ियाघर की होती है। आप अगर निबंध लिखने के लिए कहोगे तो किताब में पढ़ा हुआ रटा हुआ बच्चा नहीं लिख पाएगा या चित्र देखकर नहीं लिख पाएगा, लेकिन जो देखकर चिड़ियाघर में आ चुका है तो वो तुरंत लिख देगा। दूसरी चीज, दूसरा एग्जाम्पल है बिजनेस स्कूल, इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आदि छात्रों के रुचि के क्षेत्र में मूल्यवान अनुभविक अधिगम प्रदान करते हैं। ये प्रश्न आपके आ सकता भाई, इंटर्नशिप क्यों करवाई जाती है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। जो भी ट्रेनर होता है वो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिलवाता है, जैसे बीटेक स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं 2 महीनों की, बीएड स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं, इसी तरह से एमबीबीएस स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं, आजकल नर्सिंग स्टूडेंट्स भी इंटर्नशिप करते हैं। तो ये इंटर्नशिप क्या होती है? ये इसीलिए होती है कि भाई जिस भी क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड हो उसके अंदर अनुभव आपको पहले ही मिल जाए, अनुभविक अधिगम होना चाहिए। कोई बालक साइकिल चलाना अनुभविक अधिगम के माध्यम से ही सीखता है। इसमें वह बार बार प्रयास और चक्रीय रूप से अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग करता है। देखिए ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, साइकिल जब चलाता है कोई स्टूडेंट तो वो उसमें अनुभविक अधिगम होता है। पहला तो प्रश्न यही है, इसको भी याद रखना, अनुभविक अधिगम है। इसका मतलब वो अनुभव कर करके उस चीज़ को सीखता है। किसको? साइकिल चलाने को। तो ये कोलब का मॉडल था। अब की बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा इसमें से। नेक्स्ट है कौशल अधिगम, स्किल लर्निंग। इसको भी मोस्ट टॉपिक लगा लेना, छोटा सा टॉपिक है लेकिन अब की बार आपके प्रश्न बन सकता है। देखिए आपने एक हलवाई को बिना देखे ही कढ़ाई में पुड़िया फेंकते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि पुड़िया एकदम निश्चित स्थान पर गिरती हैं। आपने बहुत सारे मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्तियों को भी हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा। वे कभी कभी मोटरसाइकिल को हवा में भी उछाल देते हैं। आपने कोर्ट के बाहर बैठे हुए टाइपिस्ट को टाइपराइटर पे बिना कीबोर्ड के देखे हुए ही बहुत तेजी से कागज पर आदेश छापते हुए देखा होगा। कोर्ट में जाते हैं तो बाबूजी बिना देखे ही टटाटक छाप देते हैं फटाफट चीज़ों को। आपने बहुत से मजदूर देखे होंगे जो बिना देखे ही उन ईंटों को निश्चित स्थानों पर ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, पहुंचा देते हैं। ये सारे के सारे कौशल अर्जन के उदाहरण हैं। कौशल क्या होता है, स्किल्स क्या होती है, ये इन एग्जाम्पल्स में कि उनको क्या है, उन चीज़ की स्किल्स है, टेक्निक आ गई है एक तरह से। किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता कौशल कहलाती है। कौशल का प्रश्न आ जाए क्या होती है, तो किसी जटिल कार्य को आसानी और दक्षता के साथ करना कौशल कहलाता है। कार चलाना, हवाई जहाज उड़ाना, आशुलिपि लिखना, पढ़ना, कारीगरी, सिलाई, ये सभी कौशलों के अंदर आता है। पढ़ना भी एक कौशल है। रीडिंग जो एबिलिटी है, रीडिंग स्किल्स होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ किस तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि पंडित जी हैं वो रामायण बाँचते हैं, वो एक लयबद्ध तरीके से बाँचते हैं, तो ये भी एक स्किल हुई है। आता तो पढ़ना आपको भी है संस्कृत या फिर ब्रिज भाषा, लेकिन आप उस गेयात्मकता से नहीं पढ़ते हैं, गाने की तरफ नहीं पढ़ सकते। सियावर रामचंद्र की जय। नेक्स्ट है किसी कौशल में प्रत्यक्ष पेशीय अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को इंपॉर्टेंट लगा देना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देखो होता क्या होता है, किसी कौशल में प्रत्यक्ष पेशीय अनुक्रिया अर्थात उसको कहते हैं परसेप्चुअल मोटर रेस्पॉन्स। देखिए जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके अंदर आपके अंदर जो आपकी मांसपेशियां हैं वो एक स्पेशल तरीके से काम करती हैं, और वो स्पेशल तरीके से काम करती है तो वो आपके अधिगम के अंदर शामिल होती हैं। अधिगम का मतलब ये है कि इसके अंदर आप जब करते हैं कोई काम स्किल के साथ तो आप ऑटोमेटिक करते जाते हैं, पता ही नहीं चलता कर रहे हैं। जैसे कोई दर्जी है वो कपड़े सिल रहा है तो अपनी धुन के अंदर ही काम करता जाता है, कारीगर है वो मकान बना रहा है तो अपनी धुन के अंदर ही चलता रहता है। इसी तरह से आप भी कोई काम करते हैं तो ऑटोमेटिक ही करते जाते हो, आपको पता ही नहीं रह पाता। तो होता क्या है कि आपकी मांसपेशियों का, या ये जो शब्द हैं परसेप्चुअल मोटर रेस्पॉन्स, तो ये चीज़ आपके एग्जाम में आएगी। जहाँ भी ये टिक जाए तो आप कौशल अधिगम लिख देना। एक श्रृंखला होती है, सेट होता है। मनोविज्ञान की भाषा में कौशल में उद्दीपक अनुक्रियाओं के साहचर्य की एक श्रृंखला बनी रहती है। उद्दीपक और रेस्पॉन्स,
स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, इनकी एक एसोसिएशन रहता है, और एसोसिएशन का मतलब जुड़ाव रहता है। एसोसिएशन का मतलब जुड़ाव होना, एक दूसरे से रिलेटेड होना। अब देखिए मनोवैज्ञानिक जो फिट्स है उन्होंने कौशल अर्जन को 3 चरणों में बताया है। 3 चरणों का मतलब क्या होता है, ये 3 चरण है। कौशल अधिगम 3 तरह से होता है, संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक और स्वायत्त। कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनोमस। संज्ञानात्मक, पहले चरण के अंदर कौशल से संबंधित निर्देशों, अभिधारणाओं को समझना होता है, जिससे यह पता चल सके कि निष्पादन किस तरह से किया जाएगा, परफॉर्मेंस किस तरह से करनी है, ये चीज़ सीखा जाता है। जैसे किसी को डांस करना है तो डांस करते टाइम में वो डांस की सारी स्टेप्स को समझेगा। तो ये हो गया संज्ञानात्मक चरण कौशल का। दूसरे चरण के अंदर विभिन्न निर्देशों के बीच में सामंजस्य अथवा संतुलन बनाना पड़ता है। एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, संतुलन बनाना, जुड़ाव करना। तो इस स्टेप के अंदर जो सीखने वाला लर्नर है वो एक दूसरे निर्देश के बीच के अंदर अपनी क्या करता है, संतुलन बनाता है, सामंजस्य बिठाता है, तालमेल बिठाता है। कोई भी चीज हो, चाहे इसे किसी तरह से लर्निंग हो स्किल वाली। तीसरे चरण के बीच बार बार प्रयोगों से इसमें निपुणता प्राप्त की जाती है। ऑटोनोमस, स्वायत्तता का मतलब होता है निपुणता प्राप्त करना, जिससे अवधानिक मांगे कम हो जाती है। अवधानिक मांगों का मतलब क्या होता है, अटेंशन डिमांड, बस यही चीज है। निपुणता आ जाती है जिससे क्या होता है, अटेंशन की डिमांड कम हो जाती है। अटेंशन की डिमांड का मतलब बिना ध्यान दिए ही आप काम कर सकते हैं। जैसे बार बार हलवाई है वो पुड़ी बेलने के बाद में ये सिद्धस्त हो जाता है कि कढ़ाई में मेरे को पुड़ी जो फेंकूंगा तो वो कहाँ पे जाके गिरेगी, उस शेप को ये पता रहता है पहले से ही। शेप का मतलब होता है हलवाई, शेप अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो उसको पता रहता है कहाँ पे फेंकने पर कहाँ पे जाएगी। तो बार बार ऐसा करने पर निपुणता आ जाती है। निपुणता आने के बाद में स्वायत्तता आ जाती है, अर्थात उसकी ध्यान कम देने की जरूरत पड़ती है उसको, ऑटोमेटिक सारा काम सही होता है, सारी चीज उसके दिमाग के अंदर सेट हो जाती है। कौशल विकास के लिए यह बेहद आवश्यक है कि बार बार अभ्यास और प्रयोग के लिए त्रुटि और स्वचालित निष्पादन संभव होता है। तो कौशल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई बार बार प्रयोग करो और अभ्यास करो। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, वो मैं लिख नहीं पाया इसके ऊपर। जैसे आपने देखा होगा मौत का कुआं, मौत का कुआं देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। मौत का कुआं खेल क्या होता है, मोटरसाइकिल को एक कुएं के अंदर चलानी होती है, तो वो हाथ पकड़ पकड़ के चला लेते हैं। ये ऐसा कैसे संभव होता है, आप तो नहीं चला सकते, आप तो सीधी मोटरसाइकिल को गिरा देते हैं। तो ये चीज होती है, ये चीज स्किल डेवलपमेंट के अंदर होती है। शुरू के अंदर निर्देश सुनना होता है, दूसरी बात उसके अंदर सामंजस्य बिठाना पड़ता है एक निर्देश और दूसरे निर्देश के बीच में। अगर आप एक निर्देश कोई काम करते हैं दूसरे को भूल जाते हैं तो नहीं हो पाएगी। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो क्लच का, रेस का और ब्रेक का और हैंडल का, इन 4 चीज़ों का एक साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके और आप वो गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। तो ये जो कौशल है ये इसी तरह से डेवलप होता है, 3 चरणों के अंदर होता है, और वो चीज 3 चरण मैंने आपको बता दी है। जब इसके अंदर सिद्धस्तता हो जाती है तो अवधान की मांग घट जाती है। अवधान का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान खींचना। तो अवधान तो अलग से और पढ़ाऊंगा मैं, प्रत्यक्षीकरण और अवधान को तो उस टाइम बताऊंगा। तो आज का ये जो टॉपिक था ये इतना ही है, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हर हर महादेव।